नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, कल ही मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि केंद्र की सरकार ने अपनी एफिडेविट में यह सबमिट किया है कि हमारे एज ओल्ड कस्टम संस्कारों के अंदर और हमारे स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर बायोलॉजिकली केवल एक मैन और वुमन एक साथ रह सकते हैं। मैन और वुमन का कोई प्रावधान नहीं है। तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया जा सकता स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ना सुनी और केस को 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया है अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर ओवरऑल इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है कि शायद तालिबान के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इंडिया के अंदर। तो इस बात को लेकर अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स जिनको इंडिया में पढ़ने के लिए वीजा नहीं मिल रहा है वो बवाल मचाने लग रहे हैं। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर जो भी पैसा एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, उसके अंडर यूटिलाइजेशन को लेकर हाउस पैनल जो कमिटी है वो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को उल्टा सीधा खरी खोटी सुना रही है। इसके बारे में बात करेंगे। सिप्री के हिसाब से 2018-12 में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और आर्म्स इंपोर्टर, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे पाकिस्तान होस्टाइल प्रोपोगेंडा में इंगेज करके अपने डोमेस्टिक फेल्योर से दुनिया को भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया आज के करंट अफेयर्स के आर्टिकल। एडिटोरियल्स में भी बहुत अच्छे आर्टिकल है। डाटा गवर्नेंस को लेकर आर्टिकल, अब ये तो उतना अच्छा नहीं लगा, बट ओवरऑल चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपेयर करना, रिसेंटली जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आया है वो क्यों आया है उसके बारे में बात करना। फिर भाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के अंदर खुलेंगी उनका फाइनेंशियल एलिमेंट किस प्रकार से उनको अनवायबल बना सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेजाइल मोमेंटम, ट्रू कलर्स। एक है स्ट्राइविंग टू रिपेयर स्ट्रेन टाइस, ये AIADMK और बीजेपी का जो गठबंधन है तमिलनाडु में उसके लेके बात करिए। तो सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर पड़े दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेक्चर की एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इनवेटरेट। इनवेटरेट मतलब लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, आप उस पर्टिकुलर चीज के प्रति हैबिचुअल हो। जैसे ही इज एन इनवेटरेट ड्रिंकर, मतलब लंबे समय से वो शराब पी रहा है, अब उसको शराब की हैबिट सी लग गई है, आदत सी लग गई है, लंबे समय से उसकी प्रैक्टिस में चला रहा। तो इनवेटरेट मतलब लंबे समय से आप किसी चीज के आदी हो रखे हो, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड है, हैबिचुअल है। चलिए, वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाओ तो फिर से रिमाइंड कर दो, दबा दीजिए। जीएस पेपर 2 जुडिशरी CJI रिफर्स पिटीशंस ऑन सेम सेक्स मैरिज टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो DY चंद्रचूड़ साहब लीड कर रही बेंच ने ओवरऑल सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया और यह डिसीजन लिया है 3 जज की बेंच में, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब तो थे ही, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला भी थे। और ओवरऑल ये जो रेफरेंस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, ये किया गया अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि वो क्वेश्चंस ऑफ लॉ जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चंस और इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कम से कम एक ऐसी बेंच द्वारा सुने जाएं जिसमें 5 जज बैठे हो, और 5 जज की बेंच को ही आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हो। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का नाम है जहां पे कम से कम 5 जजेस बैठे हो, 5 से ज्यादा 7 भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाता है, जहां पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहा हो। या फिर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही बैठेगी। ठीक है ना भाई। ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि जो पर्टिकुलर केस है, दिस involves an interplay between the constitutional rights of life, birth, dignity, equality, treatment of the LGBT community members and specific security enactment। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर जो LGBT पर्सन्स हैं इनकी लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और इक्वल ट्रीटमेंट, इसको आप एक साइड रख लो और दूसरी तरफ रख लो इंडिया के स्टैट्यूटरी लॉ जो कि ये बोलते हैं कि केवल एक मैन और वुमेन का ही मिलन हो सकता है एक फॉर्मल मैरिज में। तो ये दो बातों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट निकल रहा है, इस कॉन्ट्रास्ट को टैकल करने के लिए ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बताई गई। जो पेटिशनर्स हैं, पेटिशनर्स ने बोला है कि नवतेज सिंह जौहर 2018 केस में, मैं आपको बता दूं पेटिशनर्स ने बहुत अलग अलग हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट,
केरला हाईकोर्ट ने पिटीशन डाल रखी थी। पिटीशन क्या थी कि आप सेम सेक्स मैरिज अलाउ करो। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में बोल चुकी है कि होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड है, मतलब आदमी आदमी से रिश्ता बनाता है, औरत औरत से रिश्ता बनाती है, तो उसके लिए आपको पकड़ भी जेल में नहीं ठूसा जा सकता, आपके खिलाफ ओवरऑल लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अगर होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की राइट टू फैमिली और चॉइस ऑफ पार्टनर्स को भी अपहेल्ड किया। तो इसी कंटेक्स्ट में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने की डिमांड कर रहे हैं ये पिटिशनर्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि पर्सनल लॉ में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से सबमिशन माना। केंद्र की सरकार ने बोला कि भाई मेन और वुमेन का मिलन होली यूनियन है, सैक्रामेंट एक संस्कार है, तो इसका केवल स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है, इसका बहुत बड़ा सोशल बेसिस भी है इंडिया के अंदर, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, ओवरऑल किसी ट्राइब से रिलेटेड हो। तो इसी रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार ने तो बोल दिया कि सेम सेक्स मैरिज को हम परमिशन नहीं दे सकते। ये 56 पेज का एफिडेविट 12 मार्च को सबमिट किया था केंद्र की सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मैटर को रेफर कर दिया है टू अ 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आपके नहीं, टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ओके, तो ये ओवरऑल यहाँ पे न्यूज़ है। अब ये 5 जज की बेंच क्या बोलेगी, देखिए अभी के लिए तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये 5 जज की बेंच पेटिशनर्स यानी कि LGBT कम्युनिटी के लोगों के फेवर में ही डिसीजन देने वाली है। ओवरऑल मोस्ट प्रॉब्ली सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया जाएगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बाय जीएस पेपर 2 इंडिया नेबरहुड रिलेशन डिस्पाइट लैक ऑफ रिकॉग्निशन, तालिबान क्लेम्स इंडियन मिशन इनवाइटेड ऑफिशियल्स फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो भैया ऐसा बताया जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डिसीजन लिया जिसके चलते कुछ अफगानियों को कोर्स के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें कुछ तालिबान के ऑफिशियल्स भी हैं। ठीक है, हुआ यह था कि दारी भाषा में, अफगानी की इंटरनल भाषा में एक इंटरनल मेमो सर्कुलेट हुआ तालिबान के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के ऑफिस में, और ओवरऑल बेसिकली इसमें यह बताया गया कि जो तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कुछ ऑफिशियल्स को इंडिया के अंदर एक ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए इस समय पे काबुल के अंदर इंडिया कोई फुल फ्लेज्ड एम्बेसी नहीं चला रहा है, लेकिन इंडिया ने अपने ऑफिशियल्स डिप्लॉय कर रखे हैं। इंडिया का टेक्निकल मिशन इस समय पे काबुल में डिप्लॉयड है। ठीक है, इंडिया ने ऑफिशियली इस समय पे तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। 15 कंट्रीज इस समय पे काबुल में अपने मिशन चला रही, जिसमें इंडिया एक है। जून 2022 से इंडिया ने इस मिशन को एक टेक्निकल मिशन बोला है। ओके, तो ये जो इंटरनल मेमो है तालिबान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में सर्कुलेट हुआ, ये बोल रही है कि इंडिया ओवरऑल कुछ तालिबानी ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देगा। अब इस रिस्पेक्ट में जब MEA से पूछा गया तो MEA ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया कि जी हाँ, एक कोर्स कंडक्ट कराया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के द्वारा। इस कोर्स को स्पॉन्सर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। और ओवरऑल ये जो कोर्स है ये दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, इंक्लूडिंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। बट ज़्यादातर ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये तालिबान के रिजीम से होंगे। तालिबान के रिजीम वालों को इंडिया के अंदर बुलाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह की जाएगी। ITC की वेबसाइट पे ये कोर्स अवेलेबल है। इसको रन किया जाएगा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जवाहरलाल नेहरू भवन से ऑपरेट करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिजनेस मैनेजर के लिए कोर्सेज होता है। तो तालिबान के ऑफिशियल्स मोस्ट प्रॉब्ली आके इस पर्टिकुलर कोर्स को करेंगे। 4 दिन का कोर्स है। ये हेल्प करेगा फॉरेन ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव्स की टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियाज बिजनेस एनवायरनमेंट, और एक अपॉर्चुनिटी देगा इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी इकोसिस्टम, लीडरशिप, इनसाइट, सोशल हिस्टोरिकल बैकअप, कल्चरल हेरिटेज को समझने की। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग अगर इंडिया तालिबानी ऑफिशियल्स के लिए कंडक्ट कर भी रहा है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब टेंशन की बात हो गई उन अफगानी स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंडिया आने का वीज़ा नहीं मिल रहा है, जिनको इंडिया की यूनिवर्सिटी में अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने का वीज़ा नहीं हो रहा। जी हाँ, अफगानिस्तान से वीज़ा इस समय पे बड़ी मुश्किल से प्रोसेस हो रहे हैं। रीज़न बीइंग कि तालिबान की सरकार को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया नहीं है, तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इस बात को लेके जो अफगान स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ हैं। वो ओवरऑल यहाँ पे धरना प्रदर्शन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी है कि ओवरऑल तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन को मानना नहीं है, और उल्टा तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर्स और बड़े बड़े आला अफसरों को इंडिया यहाँ पे अपने देश में ट्रेनिंग करवाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी क्यों ले रहा है इंडिया? इस बात को लेके ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर का एक तबका नाराज है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग, हाउस पैनल पुल्स अप लेबर मिनिस्ट्री फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेशन फॉर इट्स स्कीम्स।
तो भैया लेबर स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की, इसको लीड कर रहे हैं बीजू जनता दल के लीडर भारतृहारी मेहताब। इन्होंने ओवरऑल यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को झाड़ लगाई है और बोला है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए जो भी फंड्स एलोकेट किए गए उनको आप अंडर यूटिलाइज क्यों कर रहे हो। मतलब जितना फंड एलोकेट किया गया कम खर्चा क्यों कर रहे हो। तो अगर 100 रुपये एलोकेट किया गया है तो केवल 60 रुपये आप क्यों खर्च कर रहे हो। तो इस कंटेक्स्ट में थोड़ा डाटा देख लेते हैं। जब 2022-23 के बजट एस्टिमेट दिए गए थे 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो पहले एस्टिमेट के हिसाब से 16,893.68 करोड़ एलोकेट किए गए थे ओवरऑल डिमांड ऑफ ग्रांट्स के चलते मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए। उसके बाद इन बजट एस्टिमेट्स को रिवाइज किया गया और कर दिया गया 16,117.65 करोड़, 16,117.65 करोड़। लेकिन एक्चुअली में एज ऑफ 21 फरवरी 2023 जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो हुआ है 13,092.99 करोड़। तो जो टोटल रिवाइज्ड एस्टिमेट का अमाउंट एलोकेटेड था उसका 81.23% यहां पे खर्च किया गया है। तो लेबर मिनिस्ट्री जितना पैसा एलोकेट कर रही है उतना प्रॉपर तरीके से खर्च क्यों नहीं कर रही है। फिर ये लेबर स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ये भी कह रही है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हायर प्रोविडेंट पेंशन के रिस्पेक्ट में डिसीजन दिया है। ये आपने ईपीएफओ वाला जो मुद्दा सुना था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड की पेंशन ज्यादा देगा। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से स्टडी कंडक्ट की जाए कि कितना एक्स्ट्रा पैसा यहां पे खर्च होने वाला है। फिर ओवरऑल लेबर स्टैंडिंग कमेटी का यह भी बोलना है कि 13 फरवरी 2023 तक, मतलब ओवरऑल अगर आप 1 अप्रैल 2022 से 13 फरवरी 2023 देखो तो 2 स्कीम, एक तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और दूसरा नेशनल कैरियर सर्विसेज, ये 2 ऐसी स्कीम है जितना रिवाइज्ड एस्टिमेट का बजट इनको एलोकेट किया गया था उसका 90% इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। लेकिन बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं अपने रिवाइज्ड एलोकेशन का एक्सपेंडिचर बहुत कम कर रही हैं। तो केवल एनसीएस और आपकी ईपीएस, ये 2 ऐसी स्कीम है जो इतना पैसा इनको एलोकेट किया उसका 90% से ज्यादा इन्होंने खर्च किया है, बाकी स्कीमें बहुत कम खर्च कर रही हैं। ठीक है ना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग भी देनी शुरू की है थ्रू नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट। जो जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड है नेशनल कैरियर सर्विस के साथ उनको फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल्स दी जा रही। तो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में लर्नर्स को असिस्ट किया जाएगा टू एनहांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद मॉड्यूल्स ऑन कॉर्पोरेट एटिकेट, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स, मेकिंग इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग नेसेसरी सॉफ्ट स्किल्स डिमांडेड बाय इंडस्ट्री टुडे। ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल पे। इस पर्टिकुलर कोर्स को लॉन्च किया गया विद पार्टनरशिप विद टीसीएस आयोन जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक यूनिट है। ईपीएस स्कीम की बात की जाए तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई थी 1995 में। 58 साल की उम्र पर रिटायर होने के बाद पेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लाई गई है। इसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपना मंथली सैलरी का 12% ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेंगे। जो 15,000 रुपए की बेसिक वेज कमा रहा है वो ईपीएस के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है ये ईपीएस, याद रखिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है। ओके भाई, फिर अगर मैं आपको ये बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट स्कीम के रिस्पेक्ट में जो इंक्रीज्ड पेंशन देने की बात की है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, उसके चलते बजट 2023-24 में खर्चा जोड़ा नहीं गया। क्योंकि बजट 2023-24 पेश किया गया 1 फरवरी 2023 को और उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के जो इंक्रीज्ड पेंशन फंड वाला जो स्कीम है उसको मतलब अकाउंट नहीं किया गया था, वो अभी इन द प्रोसेस है। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ये कह रही है कि जल्दी से जल्दी ये पता करिए कि कितना एक्स्ट्रा पैसा खत्म होगा ये एक्स्ट्रा पेंशन देने में और उसकी डिमांड को फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने टेबल करिए, अप्रूवल लीजिए और ये पैसा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। फिर ये जो लेबर स्टैंडिंग कमेटी है वो ये भी बोल रही है कि जो गिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, अब गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या हो गए, ओला चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं, आपका जोमेटो और स्विगी में खाने की डिलीवरी करते हैं। तो इस प्रकार के वर्कर्स दे डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। तो इसी कंटेक्स्ट में जो लेबर स्टैंडिंग पैनल है इसने क्या किया है कि सेंटर फॉर लेबर स्टडीज, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को एंगेज किया है ताकि एक गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक नई स्कीम लॉन्च कर दी जाए। इनफैक्ट आपका हो तो ब्रॉडली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वर्कर्स के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की जाए जिसके चलते फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उन तक भी पहुंचाए जाए।
तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए पैनल यहाँ पे क्या बोल रहा है। द कमिटी हैव बीन अप्राइज्ड दैट मोस्ट ऑफ द वर्क in this connection has been completed. In view of the imperatives and urgencies involved, the committee exhort the ministry to expedite the process so that a scheme exclusively for gig and platform workers is made operational and put in place as recommended by the committee and as envisaged in the Code on Social Security 2020. तो बेसिकली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के हिसाब से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना है, बनाना है, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। तो लेबर स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे काफी प्रोएक्टिव हो रखी है ओवरऑल लेबर लॉस को अपहेल्ड करने में और सरकार को अकाउंटेबल करने में। फिर जीएस पेपर 3 डिफेंस, इंडिया रिमेन्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2018-22 डिस्पाइट ड्रॉप इन ओवरऑल इंपोर्ट्स। देखिए यहाँ पे दो टाइम पीरियड को कंपेयर किया जा रहा है, 2018 से 2022 के टाइम पीरियड को 2013 से 2017 के टाइम पीरियड को। तो 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 साल, 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 साल। तो जितना आर्म्स इंपोर्ट इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 के 5 सालों में किया है वो 2013 से लेकर 2017 के 5 सालों से 11% कम है। उसके बावजूद इंडिया के आर्म इंपोर्ट्स 2018 से 2022 के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हैं दुनिया में, ऐसा बोला है स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। रशिया की अगर आप बात करो तो रशिया लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का 2013-17 ब्लॉक में भी, 2018-22 में भी। हाँ, टोटल आर्म्स जो इंडिया ने इंपोर्ट किए थे 2013-17 में उसमें से 64% रशिया से किए थे, लेकिन 2018-22 में जो आर्म्स इंपोर्ट किए इंडिया ने उसमें से 45% रशिया से किए। 2018-22 के टाइम पीरियड में रशिया के बाद अगर इंडिया का कोई सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर आया है तो वो है आपका फ्रांस। अगर ओवरऑल आप प्रपोर्शन देखो तो 2018-22 के टाइम पीरियड में 45% आर्म्स इंपोर्ट रशिया से आए, 29% फ्रांस से, 11% यूएस से। वहीं पे अगर आप इंडिया की बात करो तो म्यांमार को तीसरा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है इंडिया। रशिया चाइना सबसे ज्यादा आर्म सप्लाई कर रहे हैं म्यांमार को। म्यांमार के टोटल इंपोर्ट्स का 14% आर्म्स म्यांमार को इंडिया सप्लाई कर रहा है। सिप्री डाटा के हिसाब से 2018-22 टाइम पीरियड में जितने सबसे बड़े 10 आर्म्स एक्सपोर्टर थे उसमें से 3 कंट्रीज रशिया, फ्रांस और इजराइल का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया है। साउथ अफ्रीका 21वें नंबर का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है दुनिया का। साउथ कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया है। ठीक है ना। अब इंडिया इतने बड़े तादाद में आर्म्स इंपोर्ट कर क्यों रहा है? तो बहुत सिंपल है, इंडिया के पाकिस्तान के साथ टेंशन हैं, चाइना के साथ टेंशन हैं। इसी कंटेक्स्ट में दुनिया में जितने आर्म्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं 11% इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। 1993 से लेके 2022 तक नंबर 1 पे रहा है इंडिया आर्म्स इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल डाटा हमने यहां पे देखा। अब 2013-17 के कंपैरिजन में 2018-22 में इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट 11% कम हुए। ऐसा क्यों? तो इसकी बहुत सी वजह बताए जा रहे हैं। एक तो इंडिया का जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है बहुत लंबा है। डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रपोजल शुरू होता है, फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगता है। तो इंडिया का आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो है और कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से थोड़ा धीमा हो गया आर्म्स प्रोक्योरमेंट। दूसरा, इंडिया अपने आर्म सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो हम केवल रशिया से नहीं, इजराइल से, फ्रांस से, यूएस से सबसे वेपन्स खरीद रहे हैं। तीसरा, हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की। जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उस इंपोर्ट की बजाय वो आर्म हम इंडिया के अंदर बना सके इंडिजीनियसली, ये भी हमारी कोशिश है। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते ओवरऑल हो यहां पे ये रहा है कि इंडिया के आर्म्स एक्सपोर्ट 2018-22 में 13-17 के कंपैरिजन में 11% कम हुए। एक और वजह है कि चूंकि रशिया यहां पे मेन आर्म सप्लायर रहा है और रशिया इस समय पे यूक्रेन के युद्ध में इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से भी रशिया की एक्सपोर्ट जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी यहां पे कॉम्प्रोमाइज हुई है। इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट को फ्रांस से बात करो तो फ्रांस से 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 4 सबमरीन्स खरीद चुके हैं। 2018-22 टाइम पीरियड में फ्रांस से इंपोर्ट 489% बढ़ा है वन कंपेयर टू 2013-17, और फ्रांस ने यूएसए को डिस्प्लेस किया है टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया इन 2018-22। ठीक है, अगर आप देखो तो जो भी रशियन आर्म एक्सपोर्ट है, लगभग 2/3 रशियन आर्म एक्सपोर्ट्स केवल 3 कंट्रीज में गए। इंडिया में 31%, चाइना में 23% और इजिप्ट में 9.3%। 2013-17 में भी ओवरऑल सबसे ज्यादा रशियन आर्म्स कहां गए थे? इंडिया के अंदर गए थे। अब ये अलग बात है कि
रशिया जितना आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, उसका प्रोपोर्शन घट रहा है, लेकिन ओवरऑल रशिया के आर्म्स एक्सपोर्ट का प्रोपोर्शन टू चाइना बढ़ा है 2013-17 से 18-22 में 39% और इजिप्ट में 44%। वो अलग बात है कि इजिप्ट में 2021-22 में कोई भी आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं किए रशिया ने। इनफैक्ट अगर आप देखो तो कंपेयर टू 2018-19 चाइना ने भी 2020-22 के टाइम पीरियड में रशिया से कम आर्म्स इंपोर्ट किए, बट ओवरऑल डाटा यहां पे 2018 से 22 और 2013 से 17 का देखा जा रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी 2018-22 में 2013-14 के कंपैरिजन में आर्म्स इंपोर्ट किए हैं और वो इंपोर्ट बढ़ा है। 2013-17 में जितना पाकिस्तान ने आर्म्स इंपोर्ट किया था 2018-22 में 14% ज्यादा इंपोर्ट किया है और ओवरऑल दुनिया भर में जितने भी आर्म्स इंपोर्ट किए पाकिस्तान का प्रोपोर्शन है 3.7%। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि 2018-22 के टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने जितने भी आर्म्स इंपोर्ट किए हैं 77% चाइनीज मेड है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। अच्छा, ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, दुनिया भर में आर्म्स इंपोर्ट्स कम हुए हैं, लेकिन यूरोपियन स्टेट्स के आर्म्स इंपोर्ट बढ़े हैं। 2013-17 से लेकर 2018-22 में दुनिया भर में आर्म इंपोर्ट 5.1% कम हुए हैं, लेकिन अगर आप बात करो यूरोपियन स्टेट्स ने 2013-17 कंपैरिजन में 2018-22 में 47% आर्म्स ज्यादा खरीदे हैं। ऑब्वियसली ये किस लिए है, तो ये जो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यूएस का जो शेयर है ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में वो 33% से बढ़ के 40% हुआ। रशिया का ओवरऑल जो शेयर है आर्म एक्सपोर्ट में वो 22% से घट के 16% हुआ। नेक्स्ट जीएस पेपर 2, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस। पाकिस्तान इंगेजिंग इन हॉस्टाइल प्रोपोगेंडा अगेंस्ट इंडिया टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक फेलियर्स, MEA रिपोर्ट। इंडिया ने इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की है 13 मार्च को। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इसने बोला है कि देयर इज नो लेट अप इन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इस्लामाबाद इज येट टू शो सिंसियरिटी इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक। मतलब बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आया है उसमें कोई लेटअप नहीं है। लेटअप मतलब उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो कम इंटेंस नहीं हुआ। मतलब अभी भी पाकिस्तान हॉस्टाइल प्रोपोगेंडा इंडिया के अगेंस्ट चला रहा है और जो भी 26/11 के मुंबई टेरर अटैक पाकिस्तान बेस से हुए थे उनको टैकल करने के लिए, उन फैमिलीज को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहा है। 2022 की एनुअल रिपोर्ट में भी MEA ने यह बोला था कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू एंगेज इन हॉस्टाइल एंड फैब्रिकेटेड प्रोपोगेंडा टू वेलीफाई इंडिया एंड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर। इंडिया बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशन चाहते हैं। न्यू दिल्ली की कंसिस्टेंट पोजीशन है, अगर पाकिस्तान को इंडिया से कुछ इशू है तो उसको बायलैटरली और पीसफुली सुलझाओ, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंड्यूसिव इन्वायरमेंट लाया जाए बातचीत करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान लगातार एंगेज कर रहा है हॉस्टाइल और फैब्रिकेटेड प्रोपोगेंडा में, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फेलियर से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इन इलीगल एक्शंस को हम क्रिटिसाइज करते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। MEA का स्टेटमेंट एक और बात बोलता है, डिस्पाइट इंडियाज परसिस्टेंट अर्जिंग दैट पाकिस्तान रिस्पेक्ट इट्स 2004 कमिटमेंट और नॉट अलाउ इट्स सॉइल और टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म इन इंडिया, देयर वाज नो लेट अप इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल स्मगलिंग ऑफ आर्म्स इनटू इंडिया अक्रॉस द LOC एंड द इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। मतलब पाकिस्तान 26/11 मुंबई टेरर अटैक की फैमिली के प्रति कोई जस्टिस नहीं दे रहा, ओवरऑल इलीगल स्मगलिंग आर्म्स की कर रहा है, ड्रग्स की कर रहा है, टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट दे रहा है। बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलेटरल फोरा में हम पाकिस्तान को अकाउंटेबल नहीं कर पा रहे हैं। हम इंडिया चाहते हैं कि मतलब एक नॉर्मल लेबर रिलेशनशिप हो पाकिस्तान से, बट पाकिस्तान ये करना ही नहीं चाहता। तो ये था भाई आज का करंट अफेयर्स। आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। सबसे पहला आर्टिकल है चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डाटा गवर्नेंस रिजीम। इनग्रिड शाइडनर है इसके ऑथर, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी में, और कृष्ण रवि श्रीनिवास हैं, ये रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज न्यू दिल्ली में काम करते हैं। देखिए, इंडिया ने आज की डेट में डिजिटल स्ट्रेटजीज और डाटा गवर्नेंस में तगड़ी स्ट्राइड्स की। इंडिया ने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया, डिजिटलाइजेशन को एम्ब्रेस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लोगों की लाइफ्स को इंप्रूव करने के लिए। अब जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व कर रहा है, हम अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजीज को, डाटा गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, सिक्योर, कंडूसिव बनाना चाहिए टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहीं से देखो चीजें शुरू हो गई। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देती टू शोकेस इट एडवांसेस इन डिजिटल एरिना, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा गवर्नेंस।
दुनिया डिजिटल हो रहा है, G20 डिजिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को मानता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की नीड को हम समझते हैं। इसीलिए इस रैपिड ग्रोथ ऑफ डाटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो भी चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी और रिस्क आ रहे हैं उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के साथ साथ उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज को हमने बढ़ाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट को यूज इंडिया के अंदर बढ़ाया। आज की डेट में यूपीआई से और दूसरे ऑप्शन से हम लोग पेमेंट करते हैं। फिर इंडिया ने लॉन्च किया डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ये कंसेंट मैनेजमेंट टूल है जिसने एक्साइटमेंट भी लेके आया है और कंसर्न भी लेके आया है। ये जो डेपा है, डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, इट हैज द पोटेंशियल टू इंप्रूव डाटा protection and privacy for citizens by giving them greater control over the use and sharing of their personal information। तो बेसिकली हम जो डाटा कंसेंट देते हैं उसको यूजर्स आराम से मैनेज कर सके, अपने डाटा कंसेंट को कंट्रोल कर सकें। जब वो डाटा का शेयर चाहें तब वो कंसेंट दें, ना चाहें तो वो कंसेंट ना दें। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डाटा गवर्नेंस में सिटीजन्स को एम्पावर करता है ये डेपा। लेकिन डेपा के साथ कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क भी एसोसिएटेड है। अगर प्रॉपर तरीके से इस कंसेंट मैनेजमेंट टूल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो इसके अंदर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको मिसयूज या मिस अप्रोप्रिएट भी किया जा सकता है। तो आप लोगों से कंसेंट तो ले रहे हो कि हाँ इस समय पे मैं चाहता हूं मेरा डाटा यूज हो या ना यूज हो, लेकिन उस कंसेंट के बावजूद ग्राउंड लेवल पे उस कंसेंट के हिसाब से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस बात के लिए आपको अकाउंटेबल कौन करेगा। और फिर यह भी बोला जा रहा है कि जो इंप्लीमेंटेशन है डेपा का वो अलग अलग सेक्टर्स और ज्यूरिसडिक्शन में इनकंसिस्टेंट होगा। शायद ऑथर यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को शायद डाटा मिसयूज के लिए अकाउंटेबल किया जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरमीडियरी गलत तरीके से डाटा को यूज कर रही है तो शायद गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यहां पे ना किया जाए। तो सिटीजन्स में डेपा की इफेक्टिवनेस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर डेपा के पोटेंशियल बेनिफिट्स को रियलाइज करना है और रिस्क को मिनिमाइज करना है तो ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट और सिक्योर मैनर में इस पर्टिकुलर टूल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर तरीके से मिलकर काम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बढ़ा है। यूपीआई का इंडिया के अंदर सक्सेसिव इंप्लीमेंटेशन हुआ है, अच्छी बात हुई है। ये जो डाटा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो हेल्थ और एग्रीकल्चर में भी एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में हेल्थ केयर सर्विसेज के प्रति लोगों के एक्सेस को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन काम आएगा। रूरल और रिमोट इलाकों में फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए भी ये डाटा कनेक्टिविटी काम आएगी। इन सब में डेपा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है डाटा रिलेटेड लॉस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस डाटा के यूज में पोटेंशियल मिसयूज ना हो, इंफॉर्मेशन सेक्टर्स में ओवरऑल डाटा का गलत प्रकार से प्रोलिफरेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन के फील्ड में अगर आपके डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और ये डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स लीक हो जाते हैं तो उनको गलत तरीके से कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज बनाने में डॉक्टर पैसे छाप रहा है और ओवरऑल उसको गलत इलाज बता रहा है, इस बात के चांसेस बनते हैं। इन एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में भी कुछ एक्टर्स डाटा का गलत प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों से पैसा निकालने के लिए। तो हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई भी दूसरा फील्ड हो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डाटा गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा आइडिया है जो लगातार एवोल्यूशन में, आज की डेट में आप डाटा रेगुलेशन के सारे पैरामीटर्स को डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग किस प्रकार से काम करेंगे ये हम नहीं जान सकते। तो हमें सिस्टम को काफी डायनेमिक रखना पड़ेगा। जैसे जैसे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। डाटा शेयरिंग और डाटा गवर्नेंस के लिए इंडिया ने इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस भी स्टैब्लिश किया है। ये ओवरसी करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन डिजिटल स्ट्रेटजीज, डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इंडिया अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर सके, ओवरऑल डाटा सॉल्यूशंस और डाटा डिजिटलाइजेशन और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। यही सब बातें देखिए यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। ठीक है, फिर ये बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ डाटा साइलोज बनेंगे जिनके हाथ में बहुत हद तक लोगों का डाटा होगा। तो इसके लिए क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज होनी चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए, नेसेसरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स होनी चाहिए। हमें डाटा को कलेक्ट, स्टोर करना है रिस्पॉन्सिबल, सिक्योर और अकाउंटेबल मैनर में। तो यही सब बातें ओवरऑल बोल बचन बदल बदल के बोला जा रहा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं रेजिलिएंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। एलिशिया गार्सियो हेरेरो एडजंक्ट प्रोफेसर है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखिए क्या बोल रही है। देखिए चाइनीज सरकार की जो आउटगोइंग प्रीमियर ली केकांग है, इन्होंने ओवरऑल जो अपना बजट पेश किया उस बजट में इन्होंने ये बोला कि चाइना का जो ग्रोथ टारगेट होगा 2023 का वो होगा 5%। पिछले साल था 5.5% और उतना भी चाइना मीट नहीं कर पाया। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करोगे तो इंडिया का 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ है 6.1%। तो चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन इंडिया से बहुत ज्यादा कम है। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात इसलिए है कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरी, पर जब कोविड-19 का लॉकडाउन हटा तब इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ऊपर हटी। तो कोविड-19 चाइना में तो अभी फैला है और अभी वहां पे लॉकडाउन खुल रहा है, तो इस समय पे तो चाइना की इकोनॉमी तेजी से ऊपर उठनी चाहिए, लेकिन चाइना का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा। ऐसा क्यों? तो देखिए नए प्रीमियर आए हैं ली कियांग, तो वो बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट के टारगेट नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट रखते हैं मान लो 7% और वो पूरा कर पाते हैं 5%, तो अपने आप में चाइना की थू होगी कि यार ये जितना ग्रोथ टारगेट रख रहे हैं उतना पूरा भी नहीं कर पा रहे। इसका पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है। दूसरा, ओवरऑल चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो स्ट्रक्चरली डिसेलरेट कर रही है। देखिए एक पर्टिकुलर इकोनॉमी एक समय के बाद बड़ी होने के बाद लगातार उतनी ग्रोथ पे नहीं बढ़ सकती। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी मुश्किल से 2 या 3% ग्रो करती, कभी 1-1.5% ही ग्रो करती है। तो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी जो आज की डेट में यूएस को टक्कर दे रही है वो इसी स्पीड से 5%, 6%, 8% बढ़ती रहेगी, चांसेस कम है। और कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हो रहा है। चाइना की जो सरकार है ना वो रेगुलेटरी मेजर्स के थ्रू फाइनेंशियल रिस्क को कंटेन करने की कोशिश कर रही है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स जैसे ग्रीन इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी को मीट करने की कोशिश कर रही है। देखिए चाइना के लॉ मेकर से उनका यह मानना है कि अगर ग्रोथ रेट बहुत तेज रहती है इकोनॉमी की तो नो डाउट चाइना की सोसाइटी में एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस आएगा और शायद चाइना के लीडर्स ये नहीं चाहते। अक्सर कर आपने देखा होगा कि जी जिनपिंग अपने कंट्री के बिलियनियर्स को लेक्चर देते नजर आते हैं कि सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करिए। नो डाउट प्राइवेट प्लेयर्स का चाइना के अंदर काम करना अलाउड है, बट प्राइवेट प्लेयर्स को एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर नहीं होना देना चाहते जी जिनपिंग। वहां के बिलियनियर्स को जैक मा ने ज्यादा बकवास की, जी जिनपिंग के अगेंस्ट उठवा लिया उनको। तो बेसिकली आप समझो यहां पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइनीज पीपल, ये समय पे चाइना की सरकार चाहती है। क्योंकि चाइना की सरकार जानती है कि अगर ग्रोथ रेट तेज होती है तो उस ग्रोथ रेट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको फायदा ज्यादा होगा, चाइना के लोगों को कंपैरेटिवली फायदा कम होगा। तो उस कंटेक्स्ट में ओवरऑल इकोनॉमिक इम्बैलेंस और सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ेगी, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के राज के लिए सही नहीं है। तो चाइना बहुत ज्यादा तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी तो उनकी देखो स्ट्रांग हो ही चुकी है। फिर चाइना यहां पे ये बोल रहा है कि उनके लिए सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और सोशल सिक्योरिटी का बड़ा कंपोनेंट होता है जॉब सिक्योरिटी। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो चाइना ने जो भी अपने टारगेट सेटअप किए हैं जॉब सिक्योरिटी में ज्यादा किए हैं। टारगेट है कि इस साल में चाइना 12 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करेगा। पिछले साल का टारगेट था 11 मिलियन। 2020 के टारगेट के रिस्पेक्ट में देखो तो काफी बड़ा टारगेट सेटअप कर रखा है चाइना ने 12 मिलियन का नौकरी पैदा करने का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाइना में स्प्रिंग 2022 में 20% था। फिर चाइना यहां पे चाहता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिटेन करे। देखिए जॉब क्रिएशन के रिस्पेक्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस समय पे सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। चाइना के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है वो फैक्ट्रीज को ओवरऑल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में रिलोकेट कर रहे हैं, वियतनाम में, फिलीपींस में, इंडिया में, ठीक है ना। तो ऐसे समय पे जब सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और चाइना अपने एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा, इस बात को देखना पड़ेगा हमें आगे आने वाले समय में। वैसे तो चाइना चाहता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिटेन कर पाए, बड़े स्केल पे अपने सप्लाई चेन्स को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन दुनिया भर की कंट्रीज ओवरऑल अब कुछ और सोच रही, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज और इनफैक्ट यूएस चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं और कंटेन करने के लिए सप्लाई चेन में सबसे ऊपर यूएस है। तो यूएस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा इंडिया को मिलने वाला है। जी हां, सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में चाइना में ऑपरेट करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस को दूसरी कंट्रीज में रिलोकेट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम एंड इंडिया, जिससे इंडिया में जॉब क्रिएशन का स्कोप बढ़ रहा है।
जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया को भी एक साल में कम से कम 13 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ी ही कम है, और इस साल या अगले साल में इंडिया चाइना को ओवरशूट भी कर जाएगा। और चूंकि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो नौकरियां क्रिएट करने की ज़रूरत हमें चाइना से ज़्यादा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो चाइना के चैलेंजेस की बात की गई यहाँ पे। एक तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से निकल के दूसरी कंट्रीज में सेटअप करने की कोशिश कर रही हैं। यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर चल रहा है, दुनिया भर की कंट्रीज चाइना के जो एग्रेसिव स्टांस है उसको अपोज कर रही हैं। प्लस चाइना के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सस्टेनेबली ग्रो करना, लोगों की सोशल इंक्लूसिविटी पे ध्यान देना, प्लस ओवरऑल चाइना की स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, उनका रियल एस्टेट सेक्टर आज की डेट में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते चाइना ने अपने ग्रोथ टारगेट को 5% पे रखा है। 5% का ग्रोथ टारगेट तो आराम से मीटअप कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में चाइना को इंडिया से एक बड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा लेबर पूल है। साइज और पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की ज़्यादा डिफर है नहीं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भले ही सब्सटेंशियली डिफर कर रहे हैं, इस बार इंडिया के ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी का बेस चाइना से बहुत छोटा है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम तेजी से ग्रो करते रहते हैं आगे आने वाले 10-15 साल तक, तब शायद कहीं हम चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत टक्कर दे पाए। फिर आर्टिकल है रियलिटी चेक फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। देखिए, इंडिया के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप करने को लेके काफ़ी यूफोरिया है, सरकार भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन क्या ये एक्चुअली में हो सकता है? कुछ लोगों ने जो सरकार का इनिशिएटिव है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में सेटअप करने का, उसको सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। अब ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं ए श्रीवत्सम साहब, जो कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म के हेड हैं, और चिरायु भट्ट साहब जो प्रोफेसर और डिप्यूटी प्रोवोस्ट हैं सीईपीटी यूनिवर्सिटी के, दोनों सीईपीटी यूनिवर्सिटी से। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर इंडिया के अंदर काम करेगी आके, तो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने ग्लोबल स्टडी कंडक्ट की इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को लेके, और इसने पॉइंट आउट किया दैट नो मैटर हाउ अल्ट्रुइस्टिक एंड इनलाइटेंड द मोटिवेशन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप एन ऑफशोर कैंपस आर लाइकली टू प्रिवेल। देखिए, नो डाउट आप कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ एक फॉरेन यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, कभी ना कभी फाइनेंसेस आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। और ये ऑब्जर्वेशन 10 साल पहले दिया था ओईसीडी ने, और आज की डेट में भी ये ऑब्जर्वेशन सेट बैठते हैं। इंडिया के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने से फायदा होगा, ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया कि इंडिया से 4,40,000 बच्चे 2021 में बाहर गए थे, 7.5 लाख बच्चे पढ़ने के लिए 2022 में बाहर गए। उसके चलते 2021-22 में $5.1 बिलियन की फीस इंडियन स्टूडेंट्स की देश के बाहर गई। ये आरबीआई का बुलेटिन बोलता है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का एस्टिमेट ये है कि 4.13 करोड़ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में इनरोल्ड है। अब अगर 2035 तक हम 50% इनरोलमेंट रेशियो भी रखें, अभी के लिए इनरोलमेंट रेशियो है 27.3%, जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन के लिए, केवल 27.3% हायर एजुकेशन को इनरोल कर रहे हैं। 2030 तक अगर 50% इनरोल करते हैं हायर एजुकेशन को, तो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन दुगने हो सकते हैं, 4 करोड़ से 8 करोड़ हो सकते हैं। तो ये सब बच्चे जाएंगे कहाँ? ये जो फॉरेन बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इंडिया के अंदर पढ़ जाता है तो वो इंडिया में ही पढ़ेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले बढ़ जाते हैं तो फॉरेन कैंपसेस की जो भी सीटें हैं वो भर जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे देश के बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ देश की बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां पे नौकरी करने के लिए भी जा रहे हैं। तो जो लोग लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोरंटो में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनका ये भी टारगेट रहता है कि यार वहीं सेटल हो जाएंगे, वहीं नौकरी अपनी परमानेंट कर लेंगे। तो कोई भी फॉरेन कैंपस की यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस खोल भी दे, तब भी बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, क्योंकि वो बाहर पढ़ने इसलिए जा रहा है क्योंकि उस कंट्री का उसको रेजिडेंट वीजा मिल जाए, वो वहां नौकरी करने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन कैंपस के यहाँ खुल जाएगा तो वो यहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी जरूरी है अगर बाहर जाने वाले टैलेंट को इंडिया में रिटेन करना है। एक बात। दूसरी बात कॉस्ट की। अगर आप आईआईटी मद्रास की बात करो तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से 7,000 बच्चे पढ़ते हैं आईआईटी मद्रास में, और आईआईटी मद्रास का एक्सपेंडिचर है 1,032 करोड़। ठीक है, जो फीस है आईआईटी मद्रास की वो एक्सपेंडिचर को पार्शियली फुलफिल करती है। इंस्टीट्यूशन लगभग 2 साल सालाना चार्ज करता है बच्चों से। अगर सब्सिडी हटा दी जाए सरकार की जो आईआईटी मद्रास के पास जाती है, तो आईआईटी मद्रास को बच्चों से एक साल में 14 लाख रुपए डिमांड करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए।
अब ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी इंडिया के अंदर काम करने, सरकार से इनको इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर इनको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने आईआईटी मद्रास जैसे, तो 14 लाख की फीस साल की बच्चों से मांगनी पड़ेगी। अब कौन देगा 14 लाख रुपए? फिर उसी हिसाब से देखो, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर काम करने आ रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी स्टैंडर्ड देना है तो उनको एक साल की 20 लाख की फीस डिमांड करनी पड़ेगी। 20 लाख की फीस क्या कोई बच्चा इंडिया के अंदर देगा? फिर इंडिया की यूनिवर्सिटीज की बात करिए। अब अगर शिव नादर और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की बात करो तो फिलोसॉफिक इंस्टीट्यूशंस इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एनुअल ट्यूशन फीस आप देखो तो ह्यूमैनिटीज के लिए ट्यूशन फीस है 1.6 लाख और प्रोफेशनल कोर्स के लिए है 4 लाख। वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करो तो ये थोड़ी मीडियम फीस लेते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी क्रिया की बात करो तो ये थोड़ी हाई फीस लेते हैं। वीआईटी चार्ज करता है 4.95 लाख की फीस। अशोका स्टूडेंट चार्ज करता है लिबरल आर्ट्स के लिए 9.2 लाख की फीस। तो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के तौर पे खुलती है इंडिया के अंदर, फीस बहुत ज्यादा होगी अगर इनको किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलती है तो। प्लस इंडिया के अंदर जो 2 प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं, एक तो आईआईटी, एक आईएम, एक टेक्नोलॉजी के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए। आईआईटी हेविली सब्सिडाइज्ड है, आईएम उतने सब्सिडाइज नहीं है। तो अगर आप आईआईटी मद्रास की बात करो तो जो मीडियम एंट्री लेवल सैलरी है वो 13 लाख रुपए प्रति एनम। और अगर आप बात करो आईआईटी मद्रास की तो आईआईटी मद्रास में पढ़ने का पैसा कम है और रिटर्न्स ज्यादा है। वहीं पे अगर आप आईएम की बात करो तो पैसे का पढ़ना भी ज्यादा है और रिटर्न्स भी ज्यादा है। जैसे आईएम कलकत्ता सालाना 31 लाख की फीस लेता है। जी हाँ, फीसेस बहुत बढ़ गई हैं और पैकेज 30 लाख पर एनम का ऑफर करता है। तो इन आईआईटी आईएम की बात करो तो ये टॉप लेवल पे हैं और ये ऐसे रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज पे चले जाओगे तो बाकी यूनिवर्सिटीज में जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 60 से 85% है और जो तनख्वाहें वो ऑफर करते हैं वो 5 से 8% की, 5 से 8 लाख सालाना है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इंटरनेशनल फॉरेन कैंपसेस जब इंडिया के अंदर खुलेंगे वो कितना रिफ्टर। देखिए एक बात तो क्लियर है, लंदन की कोई यूनिवर्सिटी आके इंडिया के अंदर कैंपस खोलती है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे पढ़े हुए बच्चों को लंदन काम करने भेज देगी। नहीं, वो सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं यहाँ पे। अब उसमें वो कितनी फीस चार्ज करते हैं, तो अगर सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, फीस आराम से 15, 20, 25, 30 लाख रुपए एनम हो सकती है। और उसके बाद रिटर्न कितना मिलेगा, तो इंडियन मार्केट में भैया जो सैलरीज हैं वो थोड़ी लिमिटेड ही हैं। 10-15 लाख सालाना पैकेज बहुत बड़ा समझा जाता है इंडिया के अंदर। फिर इंटरनेशनल इंस्टेंसेस को कोट किया जा रहा है। 2019 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये पॉइंट आउट करती है कि जो जीसीसी नेशंस हैं वो ब्रांच कैंपसेस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स नेशनलाइजेशन हो रहा है। कुछ इस प्रकार की चीजें इंडिया के अंदर हो सकती हैं। तो भाई देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर खुलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, बच्चे तब भी बाहर पढ़ने जाएंगे। जरूरी ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर खुलें, ओवरऑल हम उनको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करें, लोकली हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की कोशिश करें, तब जाके लॉन्गर टर्म में ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया के अंदर सस्टेनेबल हो पाएंगे। एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन का आप कह लो एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल्स कोट कर रखे हैं, तो आप इसको खुद पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल आर्टिकल है, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा। फिर इकोनॉमिक फिगर्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है। हर महीने इस प्रकार के इकोनॉमिक फिगर्स छपते हैं, बहुत ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ढंग से आपको उनको रटना या चटना जरूरी नहीं है। जैसे कि इस साल जनवरी में 5.2% अपटिक देखने को मिला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। अगर आप देखो तो पिछले 5 महीनों में 2 महीनों में तो आईआईपी घटा है। तो इस कंटेक्स्ट में हो सकता है कि इस आखिरी क्वार्टर में आईआईपी हमको बढ़ता हुआ दिखे। देखिए क्या है, अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करो, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, रमेश सिंह के लेक्चर्स देखिए जाके। जुलाई से सितंबर 2022 के क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड 3.6% घटा है। अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में 1.1% घटा है। तो क्या इस बात को हम मान लें कि जो आखिरी क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च 2023 का, इसमें भी घटेगा? तो इसके रिस्पेक्ट में बातचीत हो जा रही कि शायद ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे आखिरी क्वार्टर में बढ़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्यों? क्योंकि देखिए, दिसंबर 2022 के आउटपुट लेवल से जनवरी का आउटपुट लेवल 4.7% ज्यादा है। पिछले क्वार्टर की 2.6% एवरेज ग्रोथ रेट के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट दुगना है 5.2%। इलेक्ट्रिसिटी और कैपिटल गुड्स में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। प्राइमरी गुड्स में 9.6% का राइज हुआ है।
माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में भी 8% का राइज देखने को मिल रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल का जो आखिरी क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च 2023, उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जनवरी में 3.7% बढ़ा है, जो कि दिसंबर के 3.1% से थोड़ा अच्छा है। ये अलग बात है कि 23 सब सेक्टर्स में से 10 सब सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिले हैं आउटपुट में, और 5 सब सेक्टर्स तो भाई जनवरी 2022 के लेवल के 10% से भी नीचे गिर गए हैं। अगर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का देखा जाए तो 11% घटा है। वुड प्रोडक्ट्स का देखा जाए तो 12.6% का डेक्रीमेंट देखने को मिला है। अपैरल यूनिट्स का देखा जाए तो इन्होंने अपने आउटपुट को 22.3% कम किया है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ने 29.6% कम किया है। फिर उसके साथ साथ अगर आप ग्लोबल डिमांड्स की बात करो तो ग्लोबल डिमांड वीकन कर रही है, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इकोनॉमिक हालत गड़बड़ है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा यूएस में इस समय पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई गई हैं। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स रिलीव हुए ना, दुनिया भर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रही है उसकी वजह से जो ऑयल के दाम है वो भी रिसेंटली 1.3% गिरे हैं। तो इस समय पे अगर आप देखो तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, केवल इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर हम चौथे क्वार्टर में अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ के रिस्पेक्ट में लेके आ पाए तो अपने आप में बड़ी बात होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर अभी रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी अर्ली अप्रैल में। उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली होल्ड अप कर रही है, भले ही इंटरनेशनल डिमांड वीकन अप कर रही है। एमपीसी के मेंबर्स ने बोला कि इंटरेस्ट रेट आप कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हो, लेकिन बाकी मेंबर्स ने बोला कि चूंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। फाइनली ऑस्कर्स की बात कर लें। 95th एकेडमी अवार्ड्स डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में हुए। डायरेक्टर कार्तिकी गोंसल्वस की जो तमिल डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्टरर, ये पहली इंडियन प्रोडक्शन बनी जिसको ऑस्कर मिला फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट। डायरेक्टर एस राजमौला की RRR फर्स्ट इंडियन फीचर प्रोडक्शन है जिसको ऑस्कर मिला है नाटू नाटू के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। अपने आप में बड़ी बात है। एक दुख की बात ये थी कि शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स यहाँ पे अवार्ड नहीं जीत पाई। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड डैनियल रोहर की नेवलनी को मिल गया। अगर आप देखो तो पिछली बार इंडिया ने अगर कुछ जीता था ऑस्कर्स में तो वो 2009 में जीता था स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, लेकिन वो ब्रिटिश प्रोडक्शन था और ऐसा बताया जा रहा था कि बाहर की दुनिया इंडिया को कैसा देखती है वो स्लम डॉग मिलियनेयर में देखने को मिल रहा था। लेकिन RRR बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन सिनेमा है जिसको यहाँ पे अवार्ड मिला है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो डैनी बॉयल की स्लम डॉग मिलियनेयर वेस्टर्न वर्ड का इंटरप्रिटेशन था इंडियन सिनेमा सॉन्ग डांस और मेन स्ट्रीम मसाला का, लेकिन RRR एक प्रॉपर इंडियन मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो अपने आप में जो नाटू नाटू सॉन्ग ने ये अवार्ड जीता है, डेफिनेटली मल्टीलेचरल अमेरिकन सोसाइटी की इमेजिनेशन को हिला दिया इस गाने ने। लेकिन फिर कुछ ये भी इश्यूज उठ रहे हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स में वाइट लोगों को ज़्यादा अवार्ड देते हैं। अभी एंड्रिया राइसबोरो को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। ऐसा बताया गया है कि वेस्टर्न सिनेमा में ओवरऑल इनके लिए बहुत सारे लोगों ने पिच इन किया है। तो ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि ऑस्कर्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं एक बायस का एलिमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिली है। एक इमिग्रेंट चाइनीज फैमिली की कहानी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 11 नॉमिनेशन मिले और इसने 7 अवार्ड जीते। तो ऑब्वियस सी बात है ये अमेरिकन नहीं थी, ये एक एशियन आप कह लो प्रीमाइस पे बेस्ड फिल्म थी। इसकी लीड एक्ट्रेस माइचेले योहा पहली वुमेन बनी टू रिसीव अ नॉमिनेशन एंड विन इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी। तो डेफिनेटली अगर आप देखो तो पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब एक नॉन वाइट एक्ट्रेस को गया है तो 20 सालों में। तो ये कह देना कि नहीं भाई ये लोग वाइट्स को ही सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन सपोर्ट ही करते हैं, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ऑस्कर्स भी बदल रहे हैं। नॉन अमेरिकन टैलेंट, नॉन वाइट टैलेंट को भी यहाँ पे ओवरऑल रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। तो ऑस्कर्स के रिस्पेक्ट में छोटा सा आर्टिकल है तो आपके साथ डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे अपनी वीडियो में खत्म करता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।